तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज से हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगने वाली व्याकरण इकाई के संभावित प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पहले आ चुके हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। जितने भी प्रश्न करेंगे हम एक प्रश्न से लगभग 10-10 प्रश्नों को भी करेंगे कि वहां से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं और आपको पढ़ना कैसे है, उस विषय को प्रत्येक विषय में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न जो है हमारा, वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि उच्यते। वर्णों की अत्यंत समीपता कहलाती है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, संयोग, संहिता, सवर्णम, अनुनासिका। तो इसका प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक रहेगा, संहिता। अगर आपने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ पढ़ा हो तो उसकी वृत्ति से ही प्रश्न आया हुआ है, सूत्र वृत्ति से ही। अतः आपको प्रत्येक ग्रंथ का पारायण करते रहना चाहिए। लगभग परीक्षा के अंदर 10 के आसपास प्रश्न ऐसे रहते हैं जो साक्षात सूत्र वृत्ति से या मूल टेक्स्ट से ही आते रहते हैं। तो इसलिए आपको आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणां बोधादपि गरीयसी सतेन जायते कंठः सहस्रेण स्मृतिर्भवेत्। तो आवृत्ति आपको ग्रंथों की करना चाहिए बार बार। तो प्रथम जो इसके अंदर ऑप्शन था संयोग। अब संयोग किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए हलोनंतराः संयोग, कि जब दो या दो से अधिक हल आपस में मिलते हैं उनको संयोग कहा जाता है। यानी बीच में दो हलों के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी वह संयोग कहलाएगा। यथा आप सन्निधि के अंदर देख सकते हो ना, दो नकार आ रहे हैं न न, तो यहाँ पर दो हल है जिनके बीच में कोई भी स्वर विद्यमान नहीं है, तो उसको संयोग कहा जाएगा। इस संयोग हलोनंतराः संयोग सूत्र का संपूर्ण व्याख्यान आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। वहां पर आपको हलोनंतराः संयोग सूत्र की तो संपूर्ण व्याख्या मिल जाएगी। संहिता क्या होती है, परः सन्निकर्षः संहिता। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं उनको संहिता कहा जाता है। और संहिता एक व्यापक स्तर की संज्ञा है और संयोग एक संकुचित स्तर की। इस संहिता के अंतर्गत ही संयोग भी आ जाता है। द्वितीय ऑप्शन था हमारा सवर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण, कि तुल्य समान है, आस्य उच्चारण स्थान और प्रयत्न इत्युक्ते आभ्यंतर प्रयत्न। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है उनको सवर्ण कहा जाता है। यह भी संज्ञा प्रकरण से ही आया हुआ है। तदनंतरम अनुनासिकः, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, कि जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उनको अनुनासिक कहा जाता है। और अनुनासिक जब भी होंगे वह स्वर ही आपको मिलेंगे, व्यंजन कभी भी अनुनासिक देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो प्रथम प्रश्न जो था वह आप सबको स्पष्ट हुआ। संयोग क्या होता है, हलोनंतराः संयोगः, परः सन्निकर्षः संहिता, तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अब द्वितीय सूत्र आता है, द्वितीय प्रश्न आता है, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। वृद्धि विधायकम अगर पूछा जाए कि वृद्धि का विधान करने वाला, तो वहां तो है वृद्धि रेचि। आप प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए परीक्षा के अंदर 2 से 3 प्रश्नों को ऐसे ही गलत कर देते हो। यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया संज्ञा, तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वह है वृद्धिरादि। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एवं च अतिदेशोधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षण। कुछ विधान करने वाले, उनमें से कुछ संज्ञा करने वाले, 2 कोटि ये हो गई सूत्रों की। तो वृद्धिरादि। अब कहेंगे वृद्धि किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे आ, आई और औ, इन तीनों को वृद्धि कहा जाता है। पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं पर भी इनका प्रयोग मिले वृद्धि शब्द का, तो आपको वृद्धि शब्द से इन तीनों का ही ग्रहण करना है, आ, आई, औ। अब बात हुई वृद्धि रेचि क्या करता है ना, वृद्धि रेचि करता है वृद्धि का विधान, कि यदि आवर्ण के बाद या आवरण के बाद 18 प्रकार का आकार हो, उसके बाद अगर एच प्रत्यार आ जाए,
ए ओ आई औ, तो वहां वृद्धि कर देगा, और वृद्धि होगी क्या, तो आ आई और औ ना। तो वृद्धि रादैच सूत्र जो है वह वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, और वृद्धि रेखी सूत्र जो है वह वृद्धि का विधान करने वाला है। तृतीय ऑप्शन है इसके अंदर आद गुणा। ये कहेगा कि अवर्ण के बाद या आ हो 18 प्रकार का अ, उसके बाद अगर कोई अच आ रहा है तो आपको वहां पर गुण करना है। इनके एग्जाम्पल आपको पुस्तकों के अंदर मिल जाएंगे। जैसे वृद्धि रेचि का उदाहरण मिलता है, गंगोघ आदि गुण का मिल जाएगा, उपेंद्र। तो इन सब के एग्जाम्पल आप अच्छी प्रकार से है ना पुस्तकों के अंदर देख सकते हो। तो अगर ये पूछ ली जाए कि गुण करने वाला, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपके तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए अदेंग गुण। यह अदेंग गुण सूत्र गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, और गुण का विधान जोन करता है तो आद गुण। तदनंतरम आता है एंगी पररूपम ना, यह पररूप करता है। क्या करता है, पररूप। अभी बात हुई कि पररूप होता क्या है ना, जो नए नए छात्र पढ़ रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूं, है ना। हम पूर्व में आने वाला कोई वर्ण है, जैसे हमने ये प्लस का चिन्ह लगाया, इससे पहले जो वर्ण है 1 नंबर का, उसको बोला जाता है पूर्व, और जो इसके बाद होता है उसको कहा जाता है पर। तो अगर आपको ये पूछे पूर्व क्या है और पर क्या है, तो आपको तुरंत ही बता देना कि पहले वाला वर्ण पूर्व, बाद वाला वर्ण पर। अब बात हुई कि पररूप करना क्या होता है, तो पररूप का मतलब होता है कि 1 और 2 जो ये वर्ण है ना, इस एक वर्ण के स्थान पर 2 नंबर का ही वर्ण कर देना, यानी इसको गायब कर दो। सामान्य भाषा में अगर हम बोले, अगर बोले कि पूर्व रूप करना है तो 2 को गायब कर दो, ये वाला बच जाएगा। तो एंगी पररूपम करता क्या है कि अवर्ण उपसर्ग हो पहले, जैसे प्र, अवर्ण वाली उपसर्ग हो, उसके बाद अगर एंग वाली धातु आ रही है, या ऐसी धातु जिसके आदि में तो ए है या ओ है, तो वह पररूप हो जाता है। पररूप का मतलब प्र के अंदर विद्यमान जो अ है और ए है, इनके स्थान पर ए ही रह जाता है, तो क्या बन जाता है, प्रेजते, ऐसा। तो अब 4 ऑप्शन आपको स्पष्ट हो गए होंगे। वृद्धि रेखी वृद्धि का विधान करता है, वृद्धि रादैच वृद्धि संज्ञा करता है, आद गुण गुण का विधान करता है, अदेंग गुण गुण करता है, गुण संज्ञा करता है, एंगी पर रूपम अवर्णांत उपसर्ग के बाद अगर एंग वाली धातु आ रही है जिसके आदि में एंग है तो वह पर रूप कर देगा। इतनी बात आप सबको स्पष्ट हो गई होगी। उसके बाद देखते हैं, लिखा है तवतु निष्ठ, है ना, तवतु इत्यनयोः का संज्ञा भवति। जो प्रत्यय है, पहला प्रत्यय है त और दूसरा प्रत्यय है तवतु, तवतु ऐसा। इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है ना, जैसे कतम, और यहां पर इसमें बना लेते हैं हम कतवान। तो भूतकाल के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। यह कर्तार्थ में होता है, और क प्रत्यय ज्यादातर भाव और कर्म अर्थ में होता है ना। तो पूछा है कि तवतु इत्यनयोः का संज्ञा होती, कि तवतु जो ये 2 प्रत्यय हैं, इनको मिलकर के क्या नाम दिया गया है, क्या संज्ञा कही गई है इनके लिए। तो आपने अगर सूत्र पढ़ा हो ना, तवतु निष्ठा, यह निष्ठा एक सूत्र है ना, उसके द्वारा यहाँ पर निष्ठा संज्ञा हो जाती है, तवतु निष्ठा के द्वारा। त और तवतु प्रत्यय जो है उनकी निष्ठा संज्ञा हो जाती है। तो नदी संज्ञा किसकी होती है, युस्त्राख्यव नदी, दीर्घ उकार या दीर्घ इकार मिल जाए उसकी नदी संज्ञा होती है। ही शेषोभ्या सखी, इनको छोड़ करके हर्ष इकार हो उकार हो, केवल स्त्री शब्द को छोड़कर ना, सखी शब्द को छोड़कर, है ना, आसखी लिखा हुआ है, तो उसकी भी संज्ञा होती है केवल सखी शब्द को छोड़ करके। उपधा क्या होता है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, कि अंतिम अल हो, हल, है ना, अल हो। जैसे हमने लिखा राजन, अब राजन के अंदर अंतिम अल क्या है, न, तो उससे पहले वाला वर्ण जो है, पहले वाला क्या है, इस जा के अंदर विद्यमान रहने वाला अ, तो इस आ को अंतिम सेकंड लास्ट को हम क्या कहेंगे, उपधा। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है। तो इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि तवतु इत्यनयोः का संज्ञा भवति, है ना, निष्ठा नदी युस्त्राख्यव नदी, ही शेषोभ्या सखी, उपधा अलोन्त्यात पूर्व उपधा, निष्ठा तवतु निष्ठा। तदनंतरम चतुर्थ प्रश्न आता है, एषु पाठक गुणेषु कहा गण्य,
अगर आपने पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ पढ़ा हो, उसके अंदर पाठम के उत्तम गुण और उसके अवगुण दोनों के बारे में बड़े विस्तार से दर्शाया गया है ना, कि गीति शीघ्री शिरः कंपि तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठका धमा। ये अधम पाठक के बारे में बताया गया है। गीति शीघ्री शिरः कंपि, सिर हिला करके ऐसे दो बार बार बोलता रहता है ना, गीति शीघ्री शिरः कंपि तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञ, जिसको अर्थ नहीं पता वो बार बार उस चीज का उच्चारण करता रहता है। अल्पकंठश्च, कि मन ही मन में बोलना, इतना स्लो बोलना, इतना आराम से बोलना कि अगले वाले व्यक्ति को स्पष्ट भी नहीं हो रहा है क्या बोल रहा है क्या नहीं, यह अधम पाठक है। तो अच्छा पाठक क्या है? केवल पाठक गुणेषु, पाठक के गुण के कौन कौन से हैं? माधुरम अक्षरम व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा, है ना। ये पाठक के गुण कहे गए हैं। माधुर्य उनमें से एक है अक्षर व्यक्ति ही, तो आप सीधा इसका एक उत्तर लगा सकते। तदनंतरम आता है निम्न, है ना, निम्नलिखितेषु अंतस्थेषु को ध्वनि ही नगण्यते। यणोन्तस्था ऐसा कहा जाता है ना, कि यण प्रत्याहार जो वह अंतस्थ कहलाते हैं। तो यण का आपको पता है य, र, ल और व, ये अंतस्थ है, इनको छोड़ करके जो बच गया वह, तो इसका सही आंसर रहेगा। और इसको आपको तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र की संपूर्ण व्याख्या को पढ़ लेना है। उसके अंदर उच्चारण स्थान क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, बाह्य प्रयत्न क्या है, वो आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए। वहां से हर परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है। के बाद लिखते हैं कि अधो निर्दिष्टेषु मनोह स्त्री इति विग्रहे स्त्रीलिंगे अशुद्धाः प्रयोगः कहा, कि मनोह स्त्री क्या कहलाती है। तो इसके अंदर यहाँ पर ज्ञीप प्रत्यय हो जाता है, यहाँ पर भी ज्ञीप हो जाता है, यहाँ पर ओ प्रत्यय होता है। ये तीनों ना मनु की स्त्री के लिए कहा गए हैं, और इसमें से जो गलत है वह है मनवी। तो इस छठे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि अध्यापयति वेदम इत्यत्र क्रियापदे परस्मै पद विधायको नियमः कहा, कि बहुत सारी धातुएं हैं, उनको कुछ परस्मै पद धातुएं हैं, कुछ आत्मनेपद पद धातुएं। तो आत्मनेपद पद धातुओं को भी कभी परस्मै पद हो जाता है, परस्मै पद धातुओं को कभी कभी आत्मनेपद पद हो जाता है। तो वह जो प्रक्रिया है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद के अंदर कही गई, लगभग 10वें सूत्र के आसपास कही गई होगी। उसके बाद जितने भी सूत्र हैं तृतीय अध्याय तृतीय पाठ में, वो सारे आत्मनेपद और परस्मै पद के बारे में बताते हैं ना। तो इसके अंदर आपको कि यहां से प्रारंभ विभाषा आकर्मका, यहाँ पर दो चीजें बनती हैं, उपरमति और उपरमते। इसका उदाहरण उपरमति और उपरमते। इसका आप देखोगे निगरण चलनार्थेभ्यश्च, करने वाली जितनी भी धातुएं हैं, है ना, निगारयति हो गया, आशयति हो गया, चालयति हो गया। तो निगरण और चलन अर्थ में जितने भी धातुएं हैं उनको भी परस्मै पद हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए अणाव कर्मकात् चित्तवत्त कर्तृकात्। इस सूत्र के बारे में अगर आप देखें, इस सूत्र में गोपी शाययति ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, गोपी शाययति, कि कृष्ण सो रहे थे तो गोपी उसको सुला रही है, शाययति ऐसा बनेगा शाययति। तो उसके बाद जो धातुएं बच गई बुध, युद्ध, नस, जन, इंग, प्रू, ध्रुव, ध्रुव, इन सब धातुओं को निज प्रत्यांत अगर निज प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह परस्मै पद के अंदर प्रयोग होती है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अध्यापयति के अंदर इंग धातु है और यहाँ पर निज प्रत्यय है, तो अध्यापयति वेदम इत्यत्र क्रियापदे परस्मै पदे विधायको नियमः कहा। तो आपको पता होना चाहिए बुध, युद्ध, नस, जने, प्रू, है ना। आपको धातु के द्वारा भी ज्ञान हो जाना है। उसके बाद लिखा है कि वट धातो हो अशब्द संज्ञायाम यत् प्रत्यांतम की रूप, है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा वाक्यम। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, अशब्द संज्ञायाम और एक होता है शब्द संज्ञायाम। शब्द संज्ञायाम अगर पूछ ले जाए नत् प्रत्यय तो सही होगा वाक्यम, और अशब्द संज्ञायाम पूछ ले जाए तो सही आंसर होगा वाक्यम। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तदनंतरम नवा प्रश्न आता है एक धातु हो आश्रयलिंगी उत्तम पुरुषैक वचने किम रूप। एद धातु है, आश्रयलिंग लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या रूप सही बनेगा। तो आपको एद धातु के 10 लकार
तुरंत ही स्मरण कर लेने हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा एधिशीय ऐसा। तदनंतरम आता है क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम च किम भवति। कि जो क्रिया का जो जनक होता है और व्यापार वाला होता है वह क्या कहलाता है? तो वह होता है करण। कि जो द्रव्य गुण और कर्म का जो जनक होता है, और चाहे वो व्यापार वाला हो चाहे वह व्यापार वाला ना हो, वह हेतु कहलाता है। और अधिकरण क्या होता है? अधिकरण के लिए कहा गया आधार अधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। संबंध क्या होता है? षष्ठी से है ना, स्व स्वामी भावादि संबंध, अवयवी संबंध। तो इसके बारे में तो आज हमने 10 प्रश्न किए, इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, करण। तो आगे हम दोबारा मिलते हैं आपके सामने 10 प्रश्नों को लेकर के, उनकी अच्छी प्रकार से व्याख्या करके। तो इन 10 प्रश्नों में लगभग हमने 40 से 50 प्रश्नों को देख लिया। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।